नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,792 नए कोरोना के केस आए और 624 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और इसके साथ ही कुल 2,832 एक्टिव केस कम हुए। करीब एक साल के बाद मोदी कैबिनेट ने आमने सामने मंत्रियों को बिठाकर के कैबिनेट की बैठक की और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान कोरोना से लेकर चर्चा की गई, तो वहीं इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा दिया गया। सरकार के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले तीनों किस्तों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। रोक हटने के बाद तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11% की बढ़ोतरी होगी। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में मौजूद होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त और राष्ट्र और शांति अभियान, आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। मोदी वर्चुअली माध्यम से संयुक्त परिषद बैठक में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की 17 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली मुलाकात स्थगित हो गई। इसके पीछे मुख्य कारण कोरोना संकट बताया जा रहा है। अब अमित शाह भविष्य में जल्द ही इस मीटिंग को दोबारा करेंगे। इस बैठक में उनके अन्य मुद्दों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मामलों को उठाने की संभावना जताई जा रही थी। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को शामिल होना था। केंद्र ने इच्छा व्यक्त की थी कि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुलझा लिया जाए। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों में भीड़ उमड़ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ फर्क नजर नहीं आए हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाले इलाकों पर लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों को पत्र जारी करके पाबंदियां लगाने के लिए कहा है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। हाल ही में हुए नए कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अलावा कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो वहीं कांग्रेस खेमे की तरफ से अधीर रंजन चौधरी की जगह अब राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता चुना जा सकता है। आधिकारिक तौर पर इस बात को भले ही नकारा जा रहा है कांग्रेस के अलावा, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया जा सकता है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी 2019 से इस पद पर है। राहुल गांधी के अलावा लुधियाना से सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर, गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी चर्चा में है। महाराष्ट्र की सियासत की रंग इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की विपक्ष को एकजुट करने की खबरें आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़े हैं। इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। संजय राउत ने प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है ये कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो सफलता मिली है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है। कोरोना महामारी को दूर करने के लिए देश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से देश में वैक्सीन की कमी की होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आपको बता दें कि मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने एक खबर पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं, तो वहीं विपक्ष लगातार वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है।
तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी के आरोपों पर तंज कसा और कहा कि एक के बाद एक 6 ट्वीट करके कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में मुझे अलग अलग राज्य सरकारों और नेताओं के बयान और पत्रों में जानकारी मिली है। तथ्यों के वास्तविक विश्लेषण से इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभाग देने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से लगातार निशाने पर लेकर तंज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बिकाऊ करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है और इस मंत्रालय की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में दी गई है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में नोटिस जारी किया गया है। इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनावों को चुनौती गई थी। आपको बता दें कि नोटिस 12 अगस्त 2021 को वापस लिया जा सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इससे जुड़ी हुई तमाम सबूतों को भी संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रोहिंटन एस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि वो शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि 25 जुलाई से पहले सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर लेगी। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जिम्मेदारी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आस्था का विषय है और हर साल की तरह यह यात्रा होगी। बता दें कि जयप्रताप सिंह का बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद आया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस नतीजे को आप मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि हर साल से इस साल एमपी बोर्ड ने अपने रिजल्ट एकदम अलग तरीके से जारी किए हैं। जहां हर साल बोर्ड रिजल्ट के साथ टॉपर लिस्ट जारी करता था, इस साल उनकी जगह बोर्ड ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन पाने वालों की संख्या बताई है। मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजे घोषित होने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के सभी छात्रों को पास कर दिया है। 12वीं कक्षा के नतीजों को हम 10वीं कक्षा के श्रेष्ठ 5 विषयों के आधार पर तय करेंगे और नतीजा भी जुलाई में आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि कोविड के चलते इस बार सरकार ने नतीजों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष्मान योजना को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। आने वाली 18 तारीख को बिहार के सभी प्रखंडों में हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध करेंगे। हमने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायकों में भी बहका वातावरण है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के नतीजे आ चुके हैं, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन छात्रों ने कक्षा 12वीं के और 10वीं की परीक्षाओं के फॉर्म भरे थे उनके नतीजे आ रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग 10वीं के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं वो लिखित परीक्षा दे सकते हैं। 25-26 जुलाई से हम कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई सरकारों ने अपने नंबरों से असंतुष्ट छात्रों को लिखित में परीक्षा देने का मौका दिया है।
देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है तो विपक्ष भी सरकार पर हमला कर रहा है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि शुरू से ही कोविशील्ड डोज का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोवैक्सीन की मांग भी बिहार में बढ़ रही है। लोगों को लग रहा है कि कोवैक्सीन डोज लगाई जाए। जब से हमारे पास से वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ी है, उस दिन से हम 7,50,000 तक वैक्सीन डोज लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को इनामी राशि के तौर पर 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक विजेता एथलीट को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान खिलाड़ियों से उनके परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली और उनके समाधान की बात कही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हम दो हमारे दो वाले मसूदे ने देश भर की जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छेड़ दी है। बीजेपी सरकार में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए आर पार की जंग का दावा किया जा रहा है, लेकिन 2 बच्चों की नीति को लेकर विपक्ष से ठन चुकी है। इस बीच जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो के दिन लग गए, बच्चा एक ही अच्छे हैं। भारत में अब तक 38 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह तक 38 करोड़ 76 लाख 97,935 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें 31 करोड़ 13 लाख 87,539 लोग पहली डोज लगी है, जबकि 7 करोड़ 63 लाख 10,396 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में यानी कि 13 जुलाई को 37 लाख 14,441 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इसके साथ ही लगातार वैक्सीनेशन पर तेजी जारी है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे तेजी से अपने स्वरूप को बदल रहा है। अब भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान हासिल करते हुए रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 स्टार होटल बना लिया है। दरअसल गुजरात के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को भारतीय रेलवे ने पूरी तरीके से अपग्रेड किया है, जिसे विश्व स्तरीय आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को करेंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इसी तरीके से और भी होटल बनाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जनहित के मामले में दिए जा सकने वाले आदेशों की समय सीमा तय करने पर विचार करेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो आदेश सुप्रीम कोर्ट में रखा था, जिसमें 1 महीने के भीतर राज्य के सभी 97,000 गाँवों में 2-2 आईसीयू सुविधा युक्त एम्बुलेंस तैनात करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाए, जिसमें यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे कहा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब गोवा में भी फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। केजरीवाल में आपको बता दें कि गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली के पुराने सारे बिल माफ करने का वादा किया है। गोवा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और तमाम पुराने जो बिल हैं उनको माफ किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए दिए गए जाने वाले हजारों करोड़ रुपए के अनुदान को सही ठहराया है। इस तरीके से अनुदान को संविधान विरुद्ध बताने वाली याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। इन योजनाओं के पीछे उद्देश्य हर वर्ग का संतुलित विकास है। ये बहुसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं करती। पिछले हफ्ते कोर्ट ने मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि इन योजनाओं के लिए 2019-20 में सरकारी खजाने से 4,700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में सिर्फ 90 संक्रमित केस मिले हैं। प्रदेश में अब सिर्फ 1,428 कोरोना संक्रमित के सक्रिय मामले हैं। इस तरीके से आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद कुल सक्रिय मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में 1,11,622, केरल में 1,11,578, कर्नाटक में 34,881 सक्रिय मामले हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा में भारी बारिश के कारण गांव और घरों को क्षति पहुंची है। गांव में और तमाम जगहों पर बचाव अभियान चल रहा है। आज 4 और शव बरामद किए गए हैं। गांव के 5-7 घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत घर दिए जाएंगे। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह क्षेत्र में विगत दिन आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था।
झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ समारोह में रमेश बैस को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने शपथ दिलाई। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुरूप राजभवन में आयोजित सादे समारोह में शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यपाल रमेश को बुके देकर बधाई थी और इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि उनका पूरा मकसद विकास पर होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे बघेल ने कहा कि देश जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरीके से विफल हुई है, उसे देखते हुए स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती। आपको बता दें कि विपक्ष महंगाई को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहा है। देश में कोरोना के हालात को लेकर लगातार सरकारें अपने स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर करने में जुटी हुई हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की सिफारिश की गई थी। तो वहीं इस फैसले के बाद में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हालात बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 9,268 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,091 लोग रिकवर कर चुके हैं और 1,112 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,900 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। ज्यादातर मामले नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर और मुंबई में पाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले अभी भी हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ में मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में समाज के सभी वर्गों की तरह अल्पसंख्यकों का भी बराबर से सशक्तिकरण किया गया और आगे भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। उलिमाओं, धार्मिक लोगों, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों ने इसको लेकर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर ममता सरकार ने प्रतिबंधों को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान मेट्रो रेल सप्ताह में 5 दिन में 50% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। शनिवार, रविवार को इसकी सेवा निलंबित रहेगी। वहीं शादियों में प्रचार और इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं रहेगी। सभी दुकानें और बाजार पहले की तरह खुले रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला है। अठावले ने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत से मेरा निवेदन है कि वो 2 कदम पीछे हटे, सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बीते लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद किसान संसद में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद की ओर से 200 लोग बस में जाएंगे, हम इसका किराया भी देंगे। जब सदन की कार्रवाई चल रही होगी, हम तब तक संसद के बाहर बैठे रहेंगे। यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। मॉनसून सत्र से पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस की रणनीतिक समूह बैठक हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो वहीं खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ डिफेंस कमेटी की बैठक से वॉकआउट किया है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चेयरमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा पर रोक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर स्वतः संज्ञान लेने की नई चुनौती देखने को मिल रही है। वहीं कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने
कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। बीजेपी को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। भारत मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बारिश की संभावना है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में एटीएस ने अब इसके साथ ही अब शकील मोहम्मद, मुस्तकीम और मोहम्मद और मुईद को भी गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि तीनों अलकायदा समर्थित कश्मीर के उग्रवादी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए थे। इससे पहले रविवार को एटीएस ने इसी संगठन के आतंकवादी मिनहाज और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 134.32 अंक ऊपर 52,904.5 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41.60 अंक यानी कि 0.26% की बढ़त के साथ 15,853.95 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अफगानिस्तान में पाकिस्तान भले ही तालिबान को सत्ता पर काबिज करने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन खुद उसके देश में ही तालिबान पाकिस्तान सेना को निशाना बना रही है। मंगलवार को तालिबानी लड़ाकों ने एक नरसंहार को पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ ही 4 पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर लिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में पाकिस्तानी सेना की थल स्काउट्स के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे और टीटीपी के इलाकों में उन पर हमला किया गया। उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को आधिकारिक तौर पर 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नियुक्त पत्र को लेकर विवाद पैदा हो गया था, जिस वजह से शपथ ग्रहण समारोह 2 घंटे की देरी से आयोजित हुआ। यहां पर राष्ट्रपति दफ्तर शीतल निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 75 वर्षीय वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर वैक्सीन लगवा चुके युवाओं में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बारे में ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के वरिष्ठ वायरस ट्रैकिंग स्पेशलिस्ट प्रोफेसर टिम स्पीकर का कहना है कि ब्रिटेन में महामारी की तीसरी लहर पीक पर है। यहां पर कुल 87.2% संक्रमित लोग हैं जिन्हें टीका लगाया जा चुका है और इसके साथ ही 6 जुलाई को 12,905 ऐसे लोग वायरस से पुष्टि हुई है जिसमें वैक्सीन लग चुकी है। आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के दुशांबे में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच अहम मुलाकात की उम्मीद जताई जा रही है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीफ होने पहुंचे दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब 14 महीने से जारी सीमा तनाव को सुलझाने की माथापच्ची जारी है। इससे पहले दोनों नेता एससीओ बैठक के दौरान साथ होंगे, वहीं एक साथ अफगानिस्तान पर बने एससीओ संपर्क समूह की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के शुरू होने में केवल 9 दिन का वक्त रह गया है, लेकिन यहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को शहर में 1149 नए मामले दर्ज किए गए। 6 महीने के बाद में संक्रमण के मामले में इतनी ही वृद्धि हुई है। इससे पहले 22 जनवरी को 1184 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले उसी दिन दर्ज किए गए जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से शिष्टाचार मुलाकात करनी थी। अफगानिस्तान में बन रहे नए हालात के बीच रूस, चीन और ईरान की एक टिकड़ी उभरती नजर आ रही है। यह टिकड़ी मध्य प्रदेश एशियाई देशों को साथ में लेकर अफगानिस्तान में अपना निर्णायक प्रभाव कायम करने की कोशिश में है। यहां के पर्यवेक्षकों के मुताबिक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के अफगान कॉन्टैक्ट ग्रुप की हुई बैठक में यही संकेत मिला है। मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
भारतीय मूल के निवासी जस्टिन नारायण ने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सीजन 13 के विजेता बने हैं। जस्टिन मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जीतने वाले दूसरे भारतीय मूल के शख्स बन चुके हैं। इस प्रतियोगिता का विजेता बनने पर नारायण को $2,05,000 रुपए मिलेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि साल 2018 में शशि चेलिया ने कुकिंग के इस रियलिटी शो का खिताब जीता था। इस शो के विजेता बनने पर नारायण को सोशल मीडिया के जरिए भारत से भी लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में बस में हुए बम धमाके में 9 चीनी इंजीनियर सहित कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए चीनी इंजीनियर्स चीनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाने की CPSC के तहत बन रहे एक डैम परियोजना में कार्यरत थे। बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के फ्रंट कोर के 2 जवानों की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तून प्रांत के कोहितून में चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी कर्मचारियों से भरी बस दासू डैम जा रही थी, उसी वक्त ये हमला हुआ। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।